नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित धारनिया है और मैं आपके साथ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे प्रिपेयर होती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्यों ज़रूरत है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की जब हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे पीएनएल बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रहे हैं। वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतर समझना चाहते हैं, जिनका सिर्फ कैश में विश्वास है, वो ये जानना चाहते हैं कि आपने कैश का किया क्या। जब कंपनी की शुरुआत की थी इतना कैश आपको दिया गया था, साल में कितना कैश आपने जनरेट किया, जब साल ख़त्म हुआ तो कितना कैश आपके पास बचा था, उसका अगले साल कैसे प्रयोग हुआ, ये सारी बातें कोई जानने में इच्छुक है। तो इन सारी घटनाओं को जो पूरे साल में होती है उन्हें हम कैश के लेन देन के रूप में दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से। तो क्या जो भी खर्चे होते हैं सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देते हैं? कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखाते हैं। क्या जो भी कैश आता है वो हमारी इनकम है? कई बार हम लोन भी ले लेते हैं, उसे हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के रूप में दिखाते हैं। तो बहुत कारणों से कैश की आवाजावी होती है कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल में। तो समझने वाले को ये समझना है, बहुत बार लोग कैश के आने को रेवेन्यू समझ लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये जो कैश आया है ये रेवेन्यू का अमाउंट है। इससे हमें उन लोगों को भी पैसे देने हैं जिनसे हमने काम लिया है और उस काम को पूरा करने में मदद हमने ली थी। वो एक्सपेंस भी हमें रिकॉर्ड करना होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट कुछ लोग जिनको अकाउंटिंग की समझ नहीं है, वो जैसे ही देखते हैं कि रेवेन्यू जनरेट होता है, कैश बिजनेस में आता है, उनको लगता है ये कमाई हो गई है और इसे खर्च किया जा सकता है। कई बार घर के बच्चे भी ये गलती करते हैं। अगर उन्हें गल्ले पे बिठा दिया जाता है तो उनको लगता है कि आज पापा बहुत ज़्यादा कमाई हुई, आज आपका कोई ग्राहक आया था, उसने हमें 2 लाख रुपए दिए, हमने उसमें से 50,000 रुपये उड़ा दिए। ये ना समझी इस वजह से होती है क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं है। उनको लगता है कि जो कैश आया है वो इनकम ही है और वो खर्च किया जा सकता है। इसीलिए बैलेंस शीट पीएनएल का उपयोग होता है कि जो मुनाफा हमने कमाया है वो ज़रूरी नहीं है कि कैश में हमारे पास हो, वो हमने उधार पे भी बेचा हो सकता है, उधार में ख़रीदा हुआ माल हो सकता है। इसलिए पीएनएल बैलेंस शीट एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर होते हैं और कैश फ्लो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि कितने कैश की मूवमेंट हुई है पूरे साल के दौरान। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि कैश हमने जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए खर्च किया गया है, हमारे बिज़नेस को चलाते वक्त ये कैश हमारे पास आया है हमारी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ की वजह से, या हमने कोई मशीन खरीदी तो कैश घर से बाहर गया, मशीन बेच दी तो कैश आया। क्या ये अच्छा साइन है? हाँ, अगर उस मशीन को बेच के अगर कोई नई मशीन लाई गई जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पैसा कहाँ से आया? क्या शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया? क्या किसी बैंक से लोन लिया, किसी रिश्तेदार से लोन लिया? किस तरीके से कैश हमारे पास वापस बिजनेस में लौट के आया? साल की शुरुआत की थी तो हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए थे और साल के एंड में हमारे पास 9,000 करोड़ रुपए हैं। तो ये 4,000 करोड़ का इजाफा जो हुआ है बिजनेस में, ये क्या वाकई हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इंक्रीज़ किया है, या ये लोन लिया गया है, या हमने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेच दिया था, इस वजह से ये कैश हमारे पास आया और इसे हमने यूज़ करना है आगे एक्सपेंशन के लिए? बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कैश बिजनेस में आता है या जाता है। आपके साथ भी तो होता है रोज। जब आप घर से निकलते हैं तो आपके वॉलेट या पर्स में एक अमाउंट आपके पास पड़ा है जो आप मेंटेन करते हैं कि आज के दिन के खर्चे के लिए मुझे इतना काफ़ी होगा। और जब घर लौटते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही अमाउंट हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दिन में आपने कहाँ लेन देन किया। और घर पे अगर आपके कोई कैश को मॉनिटर कर रहा है तो वो जानना चाहता है कि क्या किया कैश का। घर से जब निकले थे तो 5,000 रुपये थे आपके वॉलेट या पर्स में, तो आपने बताया कि 1,000 रुपये तो खर्च हो गए ट्रैवल करने में, ऑटो लिया था, ब्रेकफास्ट में लग गए, या अपने आप को मेंटेन करने में आपने ये खर्च कर दिया। तो 1,000 का खर्च तो इसमें जा चुका है। जब ऑफिस पहुंच रहे थे तो रास्ते में कोई दोस्त मिल गया जिसने बोला कि अगर आप 3,000 रुपये इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हो तो ये बढ़ के
कई गुना हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हम उसकी बातों से कन्विंस हो गए और हम तैयार हो गए कि हम हर महीने 3,000 रुपये उसे दिया करेंगे ताकि वो इन्वेस्ट करे। इस महीने की किस्त हम दे चुके थे, 3,000 रुपये उसके हाथ में थमा दिए, इस उम्मीद में कि ये पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा और हमें 15 साल बाद या 20 साल बाद एक भारी भरकम इनकम होगी, अमाउंट मिलेगा। 1,000 खर्च हो गए खुद को मेंटेन करने में, 3,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया फ्यूचर के लिए। अब हमारे पास बच गए 1,000 रुपये। तो हमें ध्यान आया कि घर वालों ने कहा था कि 9,000 रुपये की ज़रूरत है और हमने जब जेब को टटोला तो हमारी जेब में सिर्फ 1,000 रुपये बचे थे। बगल की सीट में ही दोस्त बैठा था, अब वही मदद कर सकता था कि अगर डिमांड है कि 9,000 रुपये की ज़रूरत है, उसका वो क्या करेंगे वो तो घर वाले ही बताएंगे। उन्होंने भी मन बना रखा होगा, घर के लेन देन होंगे, रोज़मर्रा के घर के खर्चे होंगे, उनको देने हैं, या उन्होंने कोई एसेट ऐसा ख़रीदा है जो उन्हें लंबे समय तक काम देगा, या उन्होंने कोई उधारी ले रखी है जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत हो। पर हमारे पास तो कोई चारा नहीं है, हमें तो अरेंज करना ही होगा, हमें तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी करनी होगी। अभी तक हम 2 एक्टिविटीज़ में संलिप्त थे। एक हमने किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 1,000 रुपये खर्च किए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, 3,000 रुपये खर्च किए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इस उम्मीद में कि ये पैसा बढ़ेगा। अब ये पता है कि पैसे की ज़रूरत है, कहाँ से अरेंजमेंट होगी। एक कंपनी के पास मौका होता है कि उसके शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं, वो अपनी मशीनें या अपने एसेट्स बेच के भी पैसा इकट्ठा कर सकता है या उधार पे ले सकता है। अब हमारे पास तो अपना दोस्त ही है जो मदद करेगा, इसे लौटा देंगे, जब इस बार तनख्वाह मिलेगी तो इसे लौटा देंगे और किसी तरीके से आज का दिन निकल जाएगा, आज का काम तो होगा। तो उसे आवाज़ लगाई कि मुझे 8,000 रुपये की ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत ऑफिस से निकले और पास के एटीएम से 8,000 रुपये निकाले और मुझे दे दिए। तो घर लौटे तो पूरे 9,000 थे जिनकी घर वालों को ज़रूरत थी। तो मन में ख्याल आया कि अब कल का काम कैसे चलेगा। अगर कल भी मुझे ऑफिस जाना है, कल भी सारा दिन व्यतीत करना है, तो मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा। 8,000 रुपये उधार लेने के बाद एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने की जिसमें हमने लिखा कि ये उधार लिए गए पैसे हैं और टोटल हमारे पास अब 9,000 रुपये हो गए थे। शाम को घर पहुंचे तो 9,000 रुपये हैं। घर वाले ने पूछा कि दिन की जब शुरुआत की थी तो घर से निकले थे तो 5,000 रुपये थे, ये 9,000 कैसे हो गए, क्या कोई कमाई की आज के दिन। हमने कहा कमाई नहीं की, उधार लिया था। कितना उधार लिया था, तो हमने कहा 8,000 उधार लिया था। घर वालों का सवाल था 8,000 उधार लिया तो ये 4,000 ही कैसे बढ़ा, 5,000 रुपये तो तुम्हारी जेब में थे और 8,000 का उधार लिया तो ये 9,000 ही क्यों हुआ, ये तो 13,000 होना चाहिए था। हमने हाथ जोड़ के विनती की कि बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि जो भी पैसा आया है उधार लिया है वो हमारी कैश को बढ़ाता है, हमने और कामों में भी खर्च किए होंगे, वो भी पूछ लो। तो सामने वाले को हमने बताया कि हमारे पास तो सिर्फ 1,000 रुपये बचे थे, क्योंकि 1,000 रुपये तो हमने खर्च कर दिए थे अपने आप को ऑपरेट करने के लिए और 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे। 1,000 रुपया बचा था और आपने हिदायत दी हुई थी कि हमें 9,000 की ज़रूरत है, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट तो करना था। खाते में पैसे थे नहीं, इसीलिए दोस्त से उधार मांगे। इसीलिए घर पे 9,000 लेके पहुंचा हूं और मुझे ये भी चिंता है कि कल का दिन मैं कैसे गुजारूंगा। तो हमने पलट के पूछा क्या वाकई आपको 9,000 की ज़रूरत है या इसमें से मैं 1,000 रुपये रख सकता हूँ, 8,000 में आपका काम चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत तो मुझे 8,000 की थी, बट मैंने ऐसे ही जानबूझ के 9,000 बोल दिया था ताकि कोई कम ज़्यादा पड़े तो दिक्कत ना हो। तो हमने कहा ठीक है, ये लो 8,000 रुपये और 1,000 मेरे लिए रख दो, क्योंकि कल के दिन की शुरुआत भी करनी है। एक कंपनी भी ऐसे ही अपने कैश को मैनेज करती है। जब अपने साल की शुरुआत करती है तो उसके पास एक कैश बैलेंस होता है, जिसको वो कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोलते हैं।
साल की शुरुआत के बाद जब उनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो खर्च करना शुरू करते हैं। उनके यहाँ कैश आता है जब वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जब वो कोई गुड्स सेल करते हैं या उन्होंने गुड्स उधार पे बेचे हैं तो उस रिसीवेबल से पैसा आता है, जो उन्होंने अब तक डेटर्स या रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड कर रखा था, उसकी वजह से पैसा बिजनेस में आता है। उनकी जेब से पैसा तब जाता है जब वो रॉ मटेरियल कोई गुड्स खरीदते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, या उन्होंने उधार पे खरीदा है तो उस पैसे को देने के लिए उनको पेमेंट करनी पड़ती है। इन्वेंट्रीज खरीदते हैं तब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उधार पे लिया है तो बाद में देने की ज़रूरत पड़ती है। ये इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हिस्सा है। साल के दौरान हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो भी वहन करने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो पीएनएल में तो दिखाई देते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन का खर्चा है, जो कि नॉन कैश आइटम है, क्योंकि जब मशीन खरीदी थी पैसा तभी गया था। पीएनएल में दिखाई दे रहा है कि डेप्रिसिएशन, बट ये कैश का मूवमेंट नहीं है। ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया हुआ है पीएनएल में, बट वो कैश का मूवमेंट नहीं है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स को देखते हैं जिनकी वजह से कैश का मूवमेंट हुआ है। तो ये जो सारे खर्चे हम करते हैं इनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा मानते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दो तरीके से हमें मौका देती है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। इसके अलावा अगर हमने कोई मशीन खरीदी है, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा लगाया है, लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगाया है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, हमें डिविडेंड मिला है, हमने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आइटम बेच दिया है जो हमें लॉन्ग टर्म मुनाफा दे सकता था, तो ऐसे खर्चे जो हमें 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देंगे, जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट देंगे, अगर ऐसी जगह पैसा लगाया है, कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है, उन्हें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। अगर उन्हीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से पैसा हमने वापस निकाल लिया है, उन प्रॉपर्टी को, उन मशीन्स को बेच दिया है जिसमें पैसा हमने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया था, पर अब हमने बेच के वो पैसा वापस निकाल लिया है, तो वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे कि हमें सेल्स प्रोसीड्स की वजह से ये पैसा मिला। ये ना तो उधार है, ना हमने कमाया है, ये हमने हमारे किसी लॉन्ग टर्म एसेट को बेच के अपना पैसा वापस बिजनेस में ले आए हैं और बेचने की वजह से हमें इतना कैश मिला। ये भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा ही दिखाते हैं। किसी कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड रिसीव्ड में हम अपनी बुक्स में इसे प्रेजेंट करते हैं। पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। जो कंपनी के ओनर्स हैं वो पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स दिखाई देता है कि ये पैसा आया तो है बिजनेस में, ना तो कमाई है, ना कोई मशीन हमने बेची, ना कोई एसेट हमने बेचा, फिर भी पैसा आया। तो जानने की कोशिश करते हैं पैसा आया कहाँ से। तो पता लगा जो कंपनी के मालिक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। हमने अगर बैंक से उधार लिया है तो वो उधारी यहाँ पे दिखाई देती है कि हमने उधार लिया है। अगर हम लीज लायबिलिटी भी कमिट करते हैं तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा माना जाता है। अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा हो सकता है। हालांकि IFRS में चॉइस दी जाती है कि आप इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखा दो या फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखा दो। इंड एस में हम बड़े क्लियर हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वही इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएगा। बाकी एंटिटीज़ इसे या तो इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और इंटरेस्ट पे किया तो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या फ़र्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अकाउंटिंग का कैश फ्लो को लेकर। साल के अंत में हमें पता चलता है कि कितना कैश हमने जनरेट किया। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कितना कैश जनरेट हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कितना कैश जनरेट हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कितना कैश जनरेट हुआ। ये प्लस माइनस करके पता लगाया जाता है कि इस साल हमने कितने कैश का लेन देन किया और कितना कैश बढ़ा या कम हुआ। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कई बार मैं बोलता हूँ तो ये फ्री के मार्क्स हैं, 1-2 मार्क्स तो फ्री के हैं। आपको ये बताया जाता है कि कितना कैश था शुरुआत में और कितना कैश एंड में है। बैलेंस शीट से पता लग जाता है कि पिछले साल की जब शुरुआत की थी तो कितना कैश हमारे पास था और अब कितना है। जो बीच का जो डिफरेंस है उसी का हमने एक ब्यौरा देना है कि इस कैश का हमने किया क्या। अगर वो कैश पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ा तो कितना बढ़ा, किन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ा, और घटा तो किन एक्टिविटीज़ की वजह से वो कम हुआ। हम उसे बाइफरकेट करते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में।
आने वाले समय में कई सालों के बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट चल रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि हमें इनकम स्टेटमेंट को भी इन 3 हिस्सों में बांटना पड़े कि मेरी जो इनकम स्टेटमेंट है वो भी इस बात को दर्शाए कि कितनी एक्टिविटीज़ हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड की हैं, कितनी इन्वेस्टिंग है और कितनी फाइनेंसिंग है। इसके लिए आईएसबी के लेवल पे काम चल रहा है। अभी हमारे यहाँ इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट भी ऐसा कोई बाइफर्केशन करे।